आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत और जर्मनी के दरमियान मुजरिमाना मामलात और खुफिया मालूमात के तबादले समेत कई अहम मुआहदों पर हुए दस्तखत। दोनों ममालिक ने भारत बहरुल काहिरा खत्ते में कानून की हुक्मरानी के तहत फ्री नेविगेशन पर दिया जोर। भारत और जर्मनी के दरमियान हुई बैन हुकूमती मुशावरती मीटिंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ने दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का लिया जायजा। वजीर आजम ने आलमी कशीदगी और तनाज़ात के दरमियान दो तरफा शराकत दारी को बताया। जर्मन बिजनेस की 18वीं एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम मोदी और जर्मन चांसलर का खिताब। वजीर आजम ने कहा, भारत मुस्तकबिल के मसाइल का हल फराहम करने की रखता है सलाहियत। शोल्स ने भारत के साथ मजीद ताउन के अज़्म का किया इजहार। झारखंड में पहले मरहले के आखिरी दिन पर्चा नामजदगी दाखिल करने का काम जारी, जबकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस समेत कई लीडरों ने दाखिल किया पर्चा। ओडिशा में समुद्री तूफान दाना के बाद ट्रैफिक की बहाली का काम जारी। इंतजामिया की चौकसी और तैयारियों की वजह से नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। और आइए नाजरीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स 7वें भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत में शिरकत के लिए नई दिल्ली के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। भारत जर्मनी ताउन को वुसअत देने के नुक्ता नजर से ये मीटिंग बहुत अहम है। अपने इब्तदाई बयान में वजीर आजम ने भारत जर्मनी ताउन में तोसी की तारीफ की। वजीर आजम ने दो तरफा शराकत दारी को वुसअत देने के लिए उठाए गए इक़दामात का खैर मकदम किया। 2 सालों में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। वजीर आजम ने आलमी तनाव, तनाज़ात और गैर यकीनी सूरत हाल का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में भारत जर्मनी की शराकत दारी पूरी इंसानी दुनिया के लिए फायदेमंद है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं है, यह दो समर्थ और सशक्त डेमोक्रेसी की ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो वैश्विक जगत और मानवता के स्टेबल, सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण में योगदान दे रही है। भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुफाहमतनामों और मुआहदे का तबादला हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान फौजदारी मामलात में बाहमी कानूनी मुआवनत का मुआहदा, इंटेलिजेंस के तबादले और इसकी बाहमी सलामती पर मुआहदा, भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप और जिद्दत और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक रोड मैप का तबादला किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान रोजगार और मेहनत के साथ साथ एडवांस मटीरियल में तहकीक और तरक्की के हवाले से मुश्तरका एलामिया का भी तबादला हुआ। भारत और जर्मनी ने हुनरमंदी की तरक्की और पेशा वराना तरबियत के साथ साथ भारत जर्मनी ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पार्टनरशिप पर मुफाहमतनामे का तबादला किया। वजीर आजम ने दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर खुशी का इजहार किया। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के साझा कमिटमेंट पर दोनों देश
निरंतर कार्यरत है। दोनों ममालिक ने इंडो पैसिफिक खत्ते में कानून की हुक्मरानी के तहत मुफ्त नेविगेशन की बात कही। साथियों, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने पर हम दोनों एकमत हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि 20वीं सदी में बनाए गए ग्लोबल फोरम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सहित अन्य मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। मुश्तरका बयान के दौरान जर्मन चांसलर ने उम्मीद जाहिर की कि रूस यूक्रेन तनाज़ा जल्द अज जल्द खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़ा भी हल होना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और गहरे ताल्लुकात पर खुशी का इजहार किया। 25 years ago, we created the strategic partnership between Germany and India. Our cooperation has become ever more trusting, solid and substantial. Growing together with innovation, mobility and sustainability. That is the motto of the 7th Indo-German intergovernmental consultations that have taken place today. It is a fitting motto because it illustrates the extent to which India and Germany both profit in equal measure, benefit in equal measure from this good and trusting cooperation. This is especially true for the field of economic ties. Germany has become India's most important trading partner in the European Union, and I'm determined to further strengthen and build on this link and cooperation. I have with me, as members of my delegation, a high-level business delegation that has seized the opportunity to engage bilaterally with India's industry and business. 18वें एशिया पैसिफिक जर्मन बिजनेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में मुनक़िद हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ओलाफ शोल्स ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अपने खिताब में जर्मन चांसलर ने भारत के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताउन पर जोर दिया। चांसलर शोल्स ने कहा कि उनका मुल्क भारत के साथ ज्यादा ताउन के हक में है। Our intergovernmental with India, we also want to deepen our cooperation on defense and agree to bring our militaries closer together. Our overall message is clear: we need more cooperation, not less. जर्मन चांसलर ने भारत जर्मन तिजारती ताउन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों ममालिक को फायदा हुआ है। Yes, we must avoid one-sided dependencies, particularly in areas of strategic important critical raw materials and certain technologies, for instance. But for us, de-risking doesn't mean less trade or less openness. For us, de-risking means diversification. And this diversification is happening. Look at how German-Indian business relations have developed in recent years. Relations that benefit both sides. जर्मन चांसलर ने आलमी कवानीन की पासदारी और तनाज़ात को हल करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने हिंद बहरुल काहिल खत्ते में मुफ्त नेविगेशन और ज़ाब्तों पर मबनी हल पर जोर दिया। The Korean Peninsula, the South and East China Sea all remain flashpoints of potential conflicts, even though we all hope that these conflicts can be contained. So my first message to all of you today is this: let us do whatever we can to bring about political solutions to these conflicts, solutions that are based on international law and the principles of the UN Charter. भारत के दौरे पर आए हुए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
आइए आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 2 रोजा दौरे पर हैं। द्रौपदी मुर्मू ने आज रायपुर एम्स की कन्वोकेशन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर जमहूरिया ने तकरीब में तलबा के दरमियान डिग्री तकसीम की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन डेका, वजीर आला विष्णु देव साय और वजीर सेहत श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क के तमाम शहरियों को सेहत के खदमात फराहम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है और इसके लिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं। देश के सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले 1 दशक में देशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप 17 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक भी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय परियोजना से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजेस और MBBS तथा PG की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। सदर जमहूरिया जदीद टेक्नोलॉजी तेजी से इंसानी जिंदगी को मुतासिर कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी को दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आधुनिकतम टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन को बहुत तेज गति से प्रभावित कर रही है। सुदूर क्षेत्र के लोग के कल्याण के लिए इन आधुनिकतम टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा सकता है। ये वर्ष की बात है कि एम्स रायपुर इस दिशा में प्रयासरत है। मुझे बताया गया है कि एम्स रायपुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्र के डॉक्टरों को आपातकालीन स्थितियों में रियल टाइम मदद प्रदान की जाएगी। एम्स रायपुर द्वारा किए जा रहे इन कार्य से सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा नागरिकों का जीवन बेहतर होगा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए रियासत में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस सिलसिले में बीजेपी के नागपुर सीटों के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के हवाले से यकीन जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम सिर्फ बीजेपी हुकूमत के जरिए किए गए तरक्याती कामों का इंतखाब करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, इस बार आपको क्या चांसेस लगते हैं? फिर से भारतीय जनता पार्टी और युति मिलाकर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि लोग विकास के पक्षधर हैं, मोदी जी को चाहते हैं और इसलिए उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम फिर से बीजेपी युति की सरकार बनाएंगे। इस बार राजनीति जो है वो अलग तरीके से है क्योंकि काफ़ी कुछ बदला है पिछले दिनों। राजनीति के लिहाज से अगर बात करें, महायुति बना, महागाड़ी बना है वहाँ विकास का, तो इस बार क्या रणनीति रहने वाली है सर? देखिए बहुत साफ है, कोई कहीं पर भी रहे पर लोग चाहते हैं महाराष्ट्र का विकास हो। तो विकास कौन कर सकता है? मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी तो महाराष्ट्र में भी विकास होगा। इसलिए विकास के लिए लोग भाजपा युति को ही वोट देंगे। कि जो महायुति गठबंधन है उसको महाराष्ट्र की जनता चुनेगी, उन्हें जीत का पूरी तरीके से भरोसा है और कहा है कि राजनीति चाहे जिस तरफ हो लेकिन विकास का जो मुद्दा है, विकास की जो राजनीति भाजपा लगातार करती आई है, महायुति उसी को आगे बढ़ा रहा है। कैमरामैन नंबर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, नागपुर। और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और नागपुर साउथ वेस्ट असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने रोड शो भी किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी समेत पार्टी के कई बड़े रहनुमा उनके साथ मौजूद थे।
महाविकास अघाड़ी में 85 सीटों का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन बाकी सीटों पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। शिवसेना लीडर संजय निरुपम का कहना है कि महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के दरमियान तनाज़ा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इसलिए महाराष्ट्र के अवाम ऐसे लोगों को इख्तियार में कभी नहीं आने देंगे जिन्हें महाराष्ट्र की नहीं कुर्सी की फिक्र है। अभी से इतने झगड़े हैं तो उसके बाद पूरे महाराष्ट्र को बचाने और संभालने का जो संकल्प लिया है, उस दरमियान वो कितना झगड़ा करेंगे इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो महाविकास अघाड़ी एक बहुत ही बिखरा हुआ संगठन, बिखरी हुई अघाड़ी जिसकी गाड़ी कहीं जाकर के अटक गई है। ऐसे महाविकास अघाड़ी को रोकना चाहिए। ऐसे महाविकास अघाड़ी को किसी भी हाल में महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के मतदाता, महाराष्ट्र के सुखी मतदाता कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र की चिंता नहीं है, इन्हें महज अपने लिए कुर्सी की चिंता है। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से इलेक्शन लड़ेगी। बाबा सिद्दीकी मरहूम के बेटे ज़िशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आजाहनी साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़िशान सिद्दीकी ने आज एनसीपी अजीत पवार धड़े में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर पार्टी सदर अजीत पवार और रियासती सदर सुनील तंकड़े मौजूद थे। इस मौके पर ज़िशान सिद्दीकी ने कहा कि धोखा देना कांग्रेस की फितरत में शामिल है। तो आपने देखा महाविकास अघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास अघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने एक्सेप्ट किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझको भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम बांद्रापुर में जिता के दिखाएंगे। राष्ट्रवादी के सिंबल से आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे बांद्रापुर में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा बांद्रापुर। झारखंड में इंतखाबी जोशो खरोश पर है। नामजदगी का काम जोरों पर है। दरअसल झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए रियासत के साबिक वज़ीर आला चंपई सोरेन ने सरायकेला सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी की जीत का दावा करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो रियासत में बांग्लादेशी दरअंदेजी को रोक सकती है और कबायलियों, गरीबों और पसमानदा लोगों को इंसाफ फराहम कर सकती है। जीत सुनिश्चित है। झारखंड के धरती में बांग्लादेशी घुसपैठी हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब को न्याय दे सकता है। दूसरा कोई पार्टी नहीं है। बहुत अच्छा। 81 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही जीत का विजय सुनिश्चित है। झारखंड में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र एजेएसयू के सरबराह और सिल्ली असेंबली सीट से उम्मीदवार सुदेश महतो ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद उन्होंने कहा कि सिल्ली के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अगर मेरा साथ दे तो तरक्की के लिए दिन रात काम करूँगा। दरअसल असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने एनडीए इत्तेहाद के तहत एजेएसयू को 10 सीटें दी हैं। ताहम एजेएसयू टुंडी सीट को लेकर बीजेपी पर दबाव बरकरार रखे हुए है। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि सिल्ली के अलावा सुदेश महतो भी इस सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए खुसूसी तैयारियां की हैं। शुमाली रेलवे के जनरल मैनेजर अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस साल 1.5 गुना ज़्यादा पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। तो अभी 195 ट्रेनें हमने ऑलरेडी अनाउंस की हैं और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो हमने सफिशिएंट रेट्स हमने अरेंज करके रखे हुए हैं। तो पिछले साल के मुकाबले में करीब 1.5 गुना हम लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ है।
तो हम लोग इस साल करीब कुल मिला के इस समय में करीब 1,70,000 एक्स्ट्रा सीटें प्रोवाइड करेंगे, जबकि लास्ट ईयर हम लोग इस पीरियड में करीब 1,48,000 प्रोवाइड कर पाए थे। हमारे जो मेन 4 स्टेशन जहाँ पे हम लोग हैंडल करते हैं ट्रैफिक, सब जगह पे कंट्रोल रूम रहेगा और उसको 24 घंटे उसकी मैनिंग रहेगी। वहाँ पे सीसीटीवी के थ्रू हमारे सिक्योरिटी स्टाफ, हमारे ट्रेन ऑपरेशन के ऑफिसर्स और ये लोग उसको मैन करेंगे सभी लोग। 72,000 स्क्वायर फीट एरिया में हम लोगों ने पंडाल की व्यवस्था करी है, जहाँ पे लोगों को अगर वेट करना होगा तो वहाँ खड़े होने का अरेंजमेंट रहेगा, वहाँ बैठने का रहेगा। उस एरिया में हम लोग पीने का पानी का, जनता फूड का और मोबाइल टॉयलेट का अरेंजमेंट करेंगे। ओडिशा के साहिली इलाकों केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर के कई हिस्सों तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से तेज आंधी और बारिश हो रही है। दाना तूफान ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा के दरमियान कुल निस्फ शब के बाद पहुंचा। इसके असर से कई बड़े दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए और कुछ मकानात तबाह हो गए। मुतासिर इलाकों में धान की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। एहतियाती इंतजामात और तैयारियों के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान कमजोर होकर आइंदा 4 घंटे में शुमाली ओडिशा के साहिल से गुजर जाएगा। इसी दौरान मुतासिर इलाकों में आज शाम तक बिजली की सप्लाई बहाल होने का इम्कान है। सुबह के वक्त ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने सुबह भुवनेश्वर में तूफान के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और मुतासिरा इलाके के जिला अफसरान से कहा कि वो दाना से होने वाले नुकसान का जायजा लें और रिपोर्ट पेश करें। महकमा मौसमियात ने बालासोर, भद्रक और मयूरभंज अजला में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल बदस्तूर खराब है। आज सुबह दिल्ली के बेशतर इलाकों में हल्की हवा के झोंके की वजह से AQI में मामूली बेहतरी आई है, लेकिन लोगों की मुश्किलात में कमी नहीं आ रही है। फिजाई आलूदगी की वजह से सुबह की सैर, वर्जिश और साइकिल चलाने वालों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नामानिगार अजीत द्विवेदी ने लोगों से बात की कि दिल्ली के लोगों को किन मसाइल का सामना है। से वो लगातार बहुत ख़राब स्थिति में बना हुआ है और जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आम लोगों की बात करें तो जो लोग सुबह सैर पर निकलते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ ऐसे साइकिलिस्ट हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह की आप समस्याएं फेस कर रहे हैं, जो कि लगातार साइकिलिंग करते रहते हैं। अब क्या समस्याएं हो रही है आपको कुछ दिनों से? सर, समस्या ये हो कि एक तो पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ चुकी है। हम लोग हर रोज़ मॉर्निंग में निकलते हैं, करीब 15, 20, 25, 30 जैसे होता है वैसे हम राइड मारते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे हम निकलते बाहर, अगर बंडाना लेके हम वैसे चल रहे हैं, वैसे भी धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो गले में ऐसा लगता है खड़ास आ गया, तो वो चीज़ लगातार। अभी इतनी ठंड आई नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोहरा जैसा फील आ रहा है। कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन ही है और कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से पहले ब्रीदेबिलिटी थी उस तरह से अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी जो एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं। ये कुछ दिनों से 1 वीक से ऐसा देखने को मिल रहा है। पोल्यूशन की तो समस्या है। अभी हम हाफ मैराथन के लिए सवेरे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे अभी कोहरा बढ़ रहा है वैसे वैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है और हमारा जो रनिंग का स्पेस रहता है, स्पीड रहता है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि पोल्यूशन फील होता है। जैसे हम दिन में घूम रहे तो पोल्यूशन का उतना फीलिंग नहीं आता है, उतना महसूस नहीं होता है, बट अभी सवेरे रनिंग कर रहे तो ज़रूर महसूस होता है कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। तो पोल्यूशन जो है जो सुबह वॉक करने निकलते हैं, रनिंग करने निकलते हैं, एक्सरसाइज करने निकलते हैं, ऐसे लोग खास तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा जो है वो लगातार ख़राब होती जा रही है। दिल्ली की हवा लगातार दूषित होती जा रही है, जिसका असर उनकी जीवन में, उनकी दिनचर्या पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।